हाँ, तो हमें एक्चुअल में हम समझ गए कि हाँ जी भाई, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक क्रिस्टल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसी कैसी होती है, जब हम ये समझ जाएंगे तब जाकर के ही हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के बिहेवियर को समझ पाएंगे। तो यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। सही बात बोलूं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस पेशेंस के साथ यहां पर कहानी को 10 मिनट के लिए सुनना, बस। हाँ, एकदम पेशेंस दिखाते हुए। देखिए क्या कहा कि भाई जो भी हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को समझना है। तो देखो जरा, एक्चुअल में आप समझते हैं एनर्जी ऑफ आइस। देखो हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, तो बस वही चीज सुनो। एनर्जी ऑफ, यहां पर पेन का कलर हम चेंज करते हैं और मान के चलिए मैंने ये ले लिया ना। अभी देखो, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम इज डिसाइडेड बाय, हाँ, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम, ये कहा था नील बोर ने। हाँ, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ये इस चीज से डिसाइड होती है कि वो कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है। एज यू गो अपसाइड, इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। तो क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिसाइड होती है बाय द नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इट इज रिवॉल्विंग। हाँ, लेकिन बट व्हेन दे कम टुगेदर, लेकिन जब ये पास में आते हैं सॉलिड फॉर्म करने के लिए, तो एनर्जी जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण चेंज होती है। एक बार मैं फिर से यहां पर कहूंगा कि भाई जो भी हमारे पास एटम है, आइसोलेटेड एटम अगर है, तो इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को डिसाइड कौन करेगा कि भाई ये कौन से ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उसके हिसाब से इनकी एनर्जी होगी। लेकिन ये तो बात हुई आइसोलेटेड एटम की, जब एटम अकेला हो, उसके आसपास कोई ना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे के पूरे सॉलिड क्रिस्टल की, तो उसके पास तो करोड़ों एटम होंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स भी लगाएंगे। और जब वो फोर्स लगाएंगे तो फिर एक एटम के इलेक्ट्रॉन पर जब बाकी के एटम के इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूक्लियस फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा जो मेन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अफेक्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर इसके पास में, जैसे कि ये मेरे पास एक सिलिकॉन एटम है, ठीक, तो इस सिलिकॉन एटम के पास में एक और एटम आ जाए, तो क्या होगा ना, समझना बात को। तो ये एटम इसके इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा। हाँ, फोर्स लगाएगा तो क्या होगा कि भाई ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, बात समझना, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन पर इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के कारण कोई खास इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले, इसको इसका न्यूक्लियस बढ़िया से पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। लेकिन आप अगर बाहर की साइड जा रहे हो, आउटर ऑर्बिट की हम बात करते हैं, किसकी हम बात करें अगर, किसकी, आउटर ऑर्बिट की, तो आउटर ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है ये न्यूक्लियस से ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पास वाले एटम से अफेक्टेड हो जाते हैं, मतलब पास वाले एटम से प्रभावित हो जाते हैं, और इनकी जो एनर्जी जो होती है वो चेंज होने लगती है। क्यों? क्योंकि पास वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं। इस एटम का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज होगी। क्या होगी? एनर्जी चेंज। तो यहां पर क्या कहा गया, देखिए जरा, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच दे आर रिवॉल्विंग, बट व्हेन दे कम टुगेदर, लेकिन जब ये पास में आए सॉलिड बनाने के लिए, तो इन सब की जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये चेंज हो गई। सेकेंड हम पॉइंट को पढ़ेंगे, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इनसाइड क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज इट्स यूनिक पोजीशन, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैज सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग। भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा सा जो है यहां पर पॉइंट लिया गया है। क्या कहा कि एक क्रिस्टल के अंदर, बात सुनिए, यहां पर बताता हूं मैं आपको, देखो इस क्रिस्टल के अंदर नो टू इलेक्ट्रॉन हैज सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग। देखिए जरा यहां पर देखो क्या कहा गया कि क्रिस्टल में सभी इलेक्ट्रॉन के पास, ईच इलेक्ट्रॉन, क्या कहा गया कि ईच इलेक्ट्रॉन हैज इट्स यूनिक एनर्जी, हैज इट्स
यूनिक एनर्जी लेवल, हाँ हैज इट्स यूनिक, अपना खुद का, उसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है ये अलग है। क्यों एनर्जी लेवल? क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलिए इस एटम पर, इस एटम का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा वाला, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ये वाले इलेक्ट्रॉन से कुछ और है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन से कुछ और है, या ये वाले इलेक्ट्रॉन से कुछ और है, और इसी तरह से इसकी जो डिस्टेंस है इससे कुछ और, इससे कुछ और, इससे कुछ और। तो भाई सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो अलग अलग होगी। तो मतलब हर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है ये अलग होगा, किसी के पास एनर्जी कितनी, किसी के पास एनर्जी कितनी, समझ रहे हो? तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल कैसे होगी, अलग अलग होगी। दूसरी बात आप देख रहे हो, नो टू इलेक्ट्रॉन हैज एग्जैक्टली सेम सराउंडिंग। भाई इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप है वैसा ही सेम इलेक्ट्रॉन का ग्रुप इसके सराउंडिंग में नहीं होगा, क्योंकि बिलियंस ऑफ एटम्स हैं, तो सबका पैटर्न कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो इसका मतलब है कि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी है, अलग अलग है। यह बात आपको समझनी है। सेकंड पॉइंट से क्या समझना है कि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है। थर्ड पॉइंट देखिए, ईच इलेक्ट्रॉन हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल, हमने पढ़ लिया। दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स एनर्जी बैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन एक एटम में है तो 4 एनर्जी लेवल हो गए। हाँ, और मान के चलिए कि अगर आपके पास 1 करोड़ एनर्जी एटम है तो फिर 4 करोड़ एनर्जी लेवल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी एक बैंड बनाते हैं, पूरी पूरी क्या बनाते हैं, किसी की एनर्जी कम, किसी की एनर्जी ज्यादा, किसी की एनर्जी ज्यादा, किसी की एनर्जी और ज्यादा, किसी की एनर्जी सबसे ज्यादा। तो ये क्या बन जाएंगे, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल मिलकर के क्या बना देंगे, एक एनर्जी बैंड बना देंगे। समझे बात को? अभी इसी एनर्जी बैंड को हमें समझना है। और एनर्जी बैंड कितने टाइप की होती है भाई, तो एनर्जी बैंड होती है हमारे 2 टाइप की, एक हो गई कंडक्शन बैंड और दूसरी हो गई बैलेंस बैंड। बात क्लियर है? नाउ अभी अगर हम सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को देखें, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। अगर हम सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को देखें या जर्मेनियम के स्ट्रक्चर को देखें, जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 32, तो भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,4। आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम का क्या है, 2,8,18,4 हो गए 22, 32। नाउ तो इसके पास क्या है, इसके भी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? नाउ अभी देखिए जरा, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। कार्बन के भी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पूछा जाता है आपसे, एनसीईआरटी का एग्जांपल में आपको ये मिल जाएगा कि सिलिकॉन के आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन करंट कंडक्ट नहीं कर सकता, कार्बन एक इंसुलेटर होता है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर क्यों होते हैं? तो आंसर यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड के, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन जर्मेनियम के, ये बाहर जा सकते हैं। लेकिन कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन का जो साइज है कार्बन एटम का ये छोटा होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये मजबूत होता है और इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है पार करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आर टाइटली बाउंड विद इट्स न्यूक्लियस, सो इट कैन नॉट गेट आउटसाइड इट्स एटम। हाँ, और ये कैसे एक्ट करते हैं, एज इंसुलेटर। नाउ आगे थोड़े से बढ़ेंगे हम। नाउ देखिए जरा, तो इन दोनों के आउटर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सिलिकॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी। हाँ, तो इसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर तो आसपास के एटम के इलेक्ट्रॉनों को इफेक्ट हो ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, नहीं आ रही तो समझने की कोशिश करो। देखो, इसके पास क्या है, सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 एनर्जी लेवल हो सकते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी है, ये तो हमने समझ लिया ना। तो इसका मतलब है कि इफ देयर आर, भाई एक एटम में, थोड़ा सा मैं यहां आता हूं, देखो जरा, एक एटम में अगर 4 एनर्जी लेवल हो, कितने एनर्जी लेवल हो गए, 4 एनर्जी लेवल। अब आपको पता है भाई हर एटम में हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है, तो अगर इस तरह से टोटल एटम कितने हो गए भाई, n। एक एटम में 4 एनर्जी लेवल, तो टोटल n एटम में कितने एनर्जी लेवल, तो भाई 4n एनर्जी लेवल होंगे। कितने हो जाएंगे, 4n एनर्जी लेवल होगी। अच्छा ठीक है, नाउ इतने तो है, इतने क्या है, इतने अवेलेबल हैं। क्या है ये इन बातों को बहुत अच्छे समझना, इन चीज को बहुत अच्छे समझना। देखो क्या कहा,
इतने एनर्जी लेवल अभी हैं, अवेलेबल हैं। नाउ अभी आप ये देखिए इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल हैं, लेकिन पॉसिबल कितने हैं आउटर शेल में, तो पॉसिबल है 8, एक एटम में 8, तो n नंबर ऑफ एटम में कितने हो जाएंगे, तो n नंबर ऑफ एटम में हो जाएंगे 8n। तो भाई अवेलेबल कितने एनर्जी लेवल हैं, अवेलेबल है 4n, और पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल है 8n एनर्जी लेवल। बस अगर मैं बात करता हूं सिलिकॉन की, किसकी बात करता हूं, सिलिकॉन की, तो भाई सिलिकॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो आप देखेंगे भाई क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2, हां ये कितने हो गए, और ये 3p2, चलिए हो गए टोटल 14। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, जो आउटर शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बोला 4। तो आप यहां पर ध्यान से देखें तो आपको इसमें कुछ समझ में आएगा, जैसे कि आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो जरा ये 3s के तो कंप्लीटली फिल हो गए, तो 3s तो शेल कैसी है, पूरी भरी हुई है। अब 3p में देखो जरा, 3s में 2n एनर्जी लेवल हो सकते हैं, और ये 2n के 2n भरे हुए हैं। अब 3p में कहां तक, p में कितने हो सकते हैं, बोला 6, तो इसमें p में से कितने भरे हुए हैं, p में 2n, p में कितने हैं, p में 2n एनर्जी लेवल भरे हुए हैं, मतलब अवेलेबल हैं, अवेलेबल हैं। और इसमें 4 और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 4n एनर्जी लेवल पूरे एटम की अगर मैं बात करूं तो इसमें पॉसिबल और हैं, मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि 6n टोटल कितने आ सकते हैं, इसमें 6n आ सकते हैं, किसमें, p में, p में कितने आ सकते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं ना, मतलब टोटल 6 आ सकते हैं ना, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे आउटर शेल में, तो टोटल 6n आ सकते हैं p में, जिसमें से 2n अवेलेबल है, 2n कैसे हैं, 2n अवेलेबल है, और 4n वैकेंट है। क्लियर है, बस ये बात आपको समझनी है, क्लियर है नाउ। अभी देखिए, तो अभी हम इसी चीज को, जो हमने कहानी बताई आपको, इसी चीज को हम एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। तो देखो क्या कहा आपसे, तो इसी चीज को समझेंगे। देखिए, तो अगर मैं बताऊं कि जो इनर लेवल है, आपको बताया कि जो अंदर वाले जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दूर है या पास में है। तो आप देखेंगे ये हो गई इस एक्सिस पर इंटर एटॉमिक स्पेस, रेड कलर से दिखाऊंगा तो ज्यादा सुंदर लगेगी। तो इस एक्सिस पर क्या बना दी हमने, इंटर एटॉमिक स्पेस, क्लियर। और इस एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस पर हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो इनर जो ऑर्बिट है, इनर ऑर्बिट, आप देखेंगे कि चाहे डिस्टेंस ज्यादा हो, ये आप देख रहे हो इस साइड जाओगे डिस्टेंस बढ़ रही है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम के बीच के डिस्टेंस यहां पर जा रहे हो तो बढ़ रही है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, तो इस साइड जा रहे हो तो बढ़ रही है, लेकिन अगर आप इस साइड आओगे तो कम होगी। तो देखिए आप, चाहे मैं यहां देखूं या यहां देखूं या यहां देखूं या यहां देखूं, तो जो इनर ऑर्बिट्स हैं, जो इनर शेल हैं, उनकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। जितनी एनर्जी उनकी ज्यादा डिस्टेंस पर है उतनी एनर्जी कम डिस्टेंस पर, तो इनर ऑर्बिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनर ऑर्बिट कौन से हैं भाई, 1s2 2s2 2p6, क्लियर नाउ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई आउटर शेल की, तो आउटर शेल में कौन आते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, समझ रहे हो ना, 3s2 और 3p2, आउटर शेल वाले यही है ना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, तो ये है। तो अब आप देखना यहां पर कि यहां पर अवेलेबल कितने हैं, एस में तो 2 होते हैं अवेलेबल, और 2n ही इसमें भरे हुए हैं। इसमें अवेलेबल कितने, मतलब पॉसिबल कितने हैं, 6n, और 6n में से अवेलेबल कितने हैं, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, और ये क्या है, इतने अवेलेबल हैं। नाउ ये बात समझ में आ रही है। नाउ अभी हम समझेंगे इसमें कि एक्चुअल में क्या क्या होता है, एकदम कहानी को बड़ी ही ब्रीफ में। तो नीचे वालों को मैं ड्रॉ नहीं करता हूं, चलो मैं यहां पर आपको खुद से बना के दिखाता हूं। नाउ देखिए जरा, तो क्या हुआ कि यहां पर जो एनर्जी है इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया, ठीक। नाउ
ये जो है ना, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जब आप बहुत ही पास में ले आओगे तो इसकी एनर्जी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है नाउ। लेकिन नाउ अभी आप आउटर शेल की बात करें, किसकी बात करें, आउटर शेल की। तो आउटर शेल में जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती चली जाएगी दो एटम्स के बीच की, वैसे वैसे इनकी एनर्जी पर क्या होता जाएगा, वैसे वैसे इनकी एनर्जी अफेक्ट होगी। तो देखिए जरा, इतनी जब डिस्टेंस कितनी है भाई, जब ये डी पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। तो जब डिस्टेंस दो एटम के बीच की डी है, तो उस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि ये एस वाले इलेक्ट्रॉन और पी वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक, एस वाले और पी वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई भी इफेक्ट नहीं आया। क्लियर, ये एस वाला और ये पी वाला। लेकिन जब ये डिस्टेंस कम हुई, कहां तक आ गई भाई, जब ये डिस्टेंस कम हुई, मान के चलो पॉइंट सी तक आ गई, ये डिस्टेंस कम हुई और कहां आ गई, पॉइंट सी तक। आपको पता है ना कि जैसे जैसे एटम्स क्लोज आएंगे उसके कारण से उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वो बदलेगी। हाँ, ये एनर्जी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और एक टाइम पर कम और ज्यादा दोनों भी हो सकती है। क्लियर है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है नाउ। तो हमने देखा कि जब आपने इस डिस्टेंस को क्या किया, जब आपने डिस्टेंस दो एटम के बीच की जो है कितनी हो गई भाई, सी पॉइंट तक आ गई, तो आप देखेंगे कि इसके जो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी की जो रेंज है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाएगी। भाई परेशान मत हो, जब दो एटम पास में आते हैं, 1 करोड़ एटम पास में आते हैं, तो उसमें से जो एस वाले, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो एस सब ऑर्बिटल में आ रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है कुछ इलेक्ट्रॉन की कम होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। इसी तरह से पी वाले भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी और कुछ की एनर्जी बढ़ेगी। तो आपको इस तरह का ग्राफ यहां पर ये कर्व मिल गया। क्लियर नाउ, तो कुछ की इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या हो गई, ये बढ़ रही है नाउ। इसी तरह से यहां पर आपको क्या मिल गया भाई, ये दोनों मीट कर गए और इस तरह से ये एनर्जी बढ़ गई नाउ। अभी क्या हुआ, जब आपने डिस्टेंस को और कम किया दो एटम की, तो डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, बी पॉइंट बी के बराबर डिस्टेंस कितनी हो गई, व्हेन आर इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू बी। तो हमने देखा, ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एक रीजन बन गया। तो इस जगह पे हमने देखा कि जो एनर्जी बैंड है, ये एनर्जी बैंड बहुत सारे हो गई, मतलब इसके एनर्जी बैंड ये हो गए, पी वाले की एनर्जी यहां से यहां तक लाई कर रही है, एस वाले की एनर्जी ये एस ये पी, इसकी एनर्जी भी यहां से यहां तक लाई कर रही है। तो इन दोनों की जो एनर्जी लेवल्स हैं ये मीट कर गए, दैट मींस इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं बचा। इसके बाद क्या हुआ, देख रहे हो यहां पे ये एनर्जी, ये पॉइंट कैसा है, यहां पर दोनों की एस और पी वाले दोनों की एनर्जी कैसी हो गई, ओवरलैप कर गई। इसके बाद हमने देखा कि जब डिस्टेंस बी से और कम हो रही, जब डिस्टेंस बी से और कम हो रही है, तो हमने देखा कि फिर से ये जो बैंड, इनके बीच में सेपरेशन खत्म हो गई थी। हम पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन सी एनर्जी एस वाले और कौन सी एनर्जी पी वाले की है। जब आपने डिस्टेंस को और कम किया तो हमने देखा कि अब यहां पर फिर से सेपरेशन होने लगा। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर फिर से सेपरेशन होने लगा, देख रहे हो, यहां पर फिर सेपरेशन होने लगा। और इस सेपरेशन के बाद आप देख रहे हो कि यहां पर हमें एक बैंड मिल रही है। इस बैंड को हमने बोला वैलेंस बैंड, और ऊपर वाले जो बैंड को हमने बोला कंडक्शन बैंड। तो आप देख रहे हो कि जब आपने डिस्टेंस को बी से कम करते हुए ए पर लेकर के आए, तो ए पॉइंट पर हमें क्लियर कट सेपरेशन मिल गया। इस सेपरेशन को हमने बोला एनर्जी गैप, और हमें दो टाइप की बैंड मिल गई। एक बैंड को हमने बोला बैलेंस बैंड और एक बैंड को हमने बोला कंडक्शन बैंड। ये बैंड किसके हैं भाई, ये एनर्जी की बैंड है। ये कैसी है, ये एनर्जी की बैंड है। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि जब डिस्टेंस ए मतलब बहुत कम हो जाए, क्रिस्टल में बहुत कम हो जाए, तो हमें दो टाइप के एनर्जी बैंड मिलते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ वैलेंस बैंड में होता है तो वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए तो वो किसकी तरह एक्ट करता है, वो एक्ट करता है कंडक्टर की तरह। और हम ऐसे मटेरियल को सेमी कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। थोड़ी सी कहानी कंफ्यूजिंग सी लगती है बच्चों को, लेकिन आप इससे पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो जो बातें अभी मैंने आपको बताई वही सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। ये देख रहे हो, ये क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो हम एनर्जी लेवल में सेपरेशन नहीं कर पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे, वो यहां पर आपको गैप देखने को मिल गया और हम जो है इन चीजों को पहचान सकते हैं अभी। हाँ नाउ
देखिए जरा, तो ये जो बातें अभी मैंने कही, ये सारी बातें यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा काम का है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एट दिस स्टेज, एट दिस इक्विलिब्रियम सेपरेशन द बैंड of 2n filled energy level gets separated from band of 2n empty level of energy gap। दैट मीन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं भाई, 4n है। अवेलेबल तो कितने हैं, 4n है। तो एक वैलेंस बैंड बन जाएगी और एक कंडक्शन बैंड बन जाएगी। जब हम बात करेंगे नॉर्मल कंडक्शन की तो सिर्फ 4n इसमें होंगे और कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकती है। कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकती है। कंडक्शन याद रखिए, कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली भी हो सकती है और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड भी हो सकती है। थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स में पॉसिबल हो सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट